इसको खत्म करके फिर से करो। नहीं नहीं, आवाज़ नहीं गई होगी ना शुरुआत से। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ख़त्म करो इसको, फिर से दोबारा शुरू करो। इसको डिलीट मार देना वहाँ से, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आज हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किन रीजन के कारण होता है? तो पहला रीजन इसमें क्या है, देखिए, डिफरेंस इन नेचर एंड टाइप ऑफ पर्सन हु परचेज द प्रोडक्ट। जो परचेज कर रहा है वो कौन है, उसका नेचर क्या है, एज ग्रुप क्या है। अब जैसे देखो, मान लो मार्केट में आप सब्जी खरीदने जाते हो और एक अंकल जी जाते हैं, आप बार्गेन नहीं करोगे, अंकल जी बार्गेन करेंगे। ले आप मोबाइल गैजेट खरीदने जाते हो और अंकल जी जाते हैं, वह अंकल जी बार्गेन नहीं करेंगे, आप बार्गेन करोगे। तो व्यक्ति जो परचेज कर रहा है, लोकेलिटी क्या है उसकी, किस लोकेलिटी में वो प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट किस लोकेलिटी में सेल हो रहा है। लोकेलिटी मान लो, अब जैसे दिल्ली की बात करें तो पालिका बाजार है, वहां पे एक टी शर्ट 200 रुपए का मिल रहा है। वही टी शर्ट सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में 400 का बिक रहा है और वही टी शर्ट साउथ एक्स के मार्केट में 500 का बिक रहा है। तो लोकेलिटी के अनुसार कस्टमर का क्लास डिटरमाइन होता है, उनकी पेइंग एबिलिटी डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इनकम लेवल। जो व्यक्ति परचेज कर रहा है उसका इनकम लेवल क्या है, एज ग्रुप क्या है, एटसेट्रा ऑफ कस्टमर्स, एंड डिफरेंस इन साइज एंड टाइम ऑफ परचेज। नॉर्मली देखिएगा, बल्क में जब हम परचेज करते हैं तो सस्ता मिलता है, स्मॉलर क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो महंगा मिलता है। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोफेसर एसी पीगू ने सजेस्ट किया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 डिग्री हो सकते हैं। एसोसिएटेड विथ कंज्यूमर सरप्लस इंजॉयड बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को कंज्यूमर सरप्लस क्या मिल रहा है, इसके बेस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 डिग्री होते हैं। प्रोफेसर पीगू हैड क्लासिफाइड 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू consumer surplus enjoyed by consumers. These degrees of price discrimination are given below. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस विड्रॉ हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें सेलर बायर से मैक्सिमम जो उसकी पेइंग एबिलिटी है उसके अनुसार प्राइस ले लेता है। जैसे मान लो सपोज करो किसी सामान के लिए सेलर ने दाम बोला 100 रुपए, प्राइस क्या बोला सेलर ने, 100 रुपए। आपका सामान खरीदने का मन है, आपने कहा कि भाई 80 रुपए में दोगे, बोला नहीं नहीं 100 से कम नहीं हो सकता। आप चलने लगे, बोला देखो सुनो लास्ट 95 में दे सकता हूं। आपने कहा नहीं नहीं मैं 85 से ज्यादा नहीं दूंगा। फिर आप चलने को हुए, उसने कहा कि 90 में लेना है तो ले लो। अब आपने 90 में परचेज कर लिया, तो मैक्सिमम आप कितना दे सकते थे, 90 रुपए, और सेलर ने भी आपसे कितना ले लिया, 90 रुपए। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, द मैक्सिमम प्राइस विच कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कितना, 90। आपने पे कितना किया, 90, आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, 0। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस विड्रॉ हो जाता है। इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट सेपरेट्स ईच मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर। हर कंज्यूमर के साथ उसका प्राइस चार्ज करने का अप्रोच अलग होता है, and charges them the maximum price they are willing and able to pay. मैक्सिमम जितना पे कर सकता है उतना प्राइस ले लिया, and by this way he takes away entire consumer surplus enjoyed by them. पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस उसे विड्रॉ कर लिया।
सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? ए पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज विड्रॉन। सेकेंड डिग्री में क्या होगा? ओनली ए पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विल बी विड्रॉन। यहां पे क्या होता है? बायर कितना परचेज कर रहा है, क्वांटिटी क्या है बायर की परचेज करने की, उसके बेस पे बायर की क्वांटिटी परचेज करना, कितना परचेज करना है बायर, उसके बेस पे प्राइस चार्ज करता है। बल्क में परचेज कर रहा है तो कम प्राइस, और स्मॉलर क्वांटिटी परचेज कर रहा है तो ज्यादा प्राइस। In this case, monopolist withdraws a part of consumer surplus enjoyed by the consumer. Here, price is charged on the basis of quantity of purchase. Larger quantities sold at lower price and smaller quantities sold at higher price. Third degree price discrimination में क्या होता है भाई? Under third degree price discrimination, monopolist divides his total market into two or more than two सब मार्केट, दो या दो से अधिक सब मार्केट में अपने मार्केट को डिवाइड करता है। अब ये मार्केट को जो डिवाइड करता है उसका बेसिस क्या होता है? एरिया, एज ग्रुप ऑफ कस्टमर, इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, यंग कस्टमर, ओल्ड कस्टमर, ठीक है, रीचर क्लास, लोअर क्लास। तो मार्केट को दो या दो से अधिक सब मार्केट में डिवाइड करता है और अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। डंपिंग देखो, डंपिंग में क्या होता है? डोमेस्टिक मार्केट, फॉरेन मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में अलग प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, फॉरेन मार्केट में अलग प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। अंडर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स हिज टोटल मार्केट इनटू टू और मोर देन टू सब मार्केट्स ऑन द बेसिस सच एज लोकेशन ऑफ कस्टमर्स, income group of customers, age group of customers and charges different prices in different sub market. Example, dumping. तो भाई ये था आपका मोनोपोली। अब हम लोग देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट्स अ रियल मार्केट सिचुएशन। हमने क्या कहा था आपसे? परफेक्ट कंपटीशन रियल वर्ल्ड में नहीं पाया जाता, मोनोपोली रियल वर्ल्ड में नहीं पाया जाता। मोस्ट ऑफ द मार्केट जो रियल वर्ल्ड में पाया जाता है वो या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल होते हैं या फिर ओलिगोपोली के एग्जाम्पल होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के फिजिबल, पॉसिबल फीचर्स को मिलाकर के ये मार्केट बनाए। तो दिस इज अ रियल मार्केट सिचुएशन विच इज मोस्टली फाउंड इन रियल लाइफ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर सेलिंग स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, थोड़ा सा हटके, स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। हर सेलर अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाता है और सेलर जो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाता है उसके बेसिस पे प्राइस भी अलग चार्ज करता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ रियल मार्केट सिचुएशन, रियल लाइफ में पाया जाता है। तो क्या कहा हमने? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर सेलिंग स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and price charged by different sellers for their product will be different. हर सेलर अपने प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइस चार्ज कर रहा होता है। फीचर्स क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स मार्केट में इतने ज्यादा होते हैं कि वो कोई एक सिंगल सेलर या सिंगल बायर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में मार्केट कंडीशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सही है?
Number of firms operating in monopolistic competition is large, who work independently and having a small share in total market. Number of sellers large है और पूरा मार्केट उन लार्ज सेलर्स के बीच में डिवाइडेड है, तो किसी एक पर्टिकुलर सेलर का मार्केट में शेयर कम होता है, ठीक है। और शेयर एक पर्टिकुलर सेलर का इतना कम होता है कि वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में मार्केट कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में नहीं होता। हालांकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो फर्म्स होते हैं वो एक दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट उनका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन दे अवॉइड प्राइस वार। प्राइस की जगह पे दूसरे बेसिस पे एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। फ्रीडम ऑन एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, और इस पॉइंट का मतलब आप समझते हैं, मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट है, एंट्री एग्जिट शॉर्ट रन में नहीं होता, एंट्री एग्जिट पॉसिबल कहां है, लॉन्ग रन में। तो जब फ्री एंट्री एग्जिट है तो हर फर्म को लॉन्ग रन में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, उससे अट्रैक्ट होकर लॉन्ग रन में नए फर्म मार्केट में आएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, प्रोसेस चलेगा कब तक, जब तक कि हर फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ना मिले। ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन, फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है सबको? क्लियर नहीं हो तो चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। क्लोज सब्स्टिट्यूट है इन द सेंस, क्लोज सब्स्टिट्यूट है इन द सेंस दोनों के बीच क्रॉस इलास्टिसिटी भी हाई होगा और प्राइस इलास्टिसिटी भी हाई होगा। सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। प्रोडक्ट सोल्ड बाय फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विल बी क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर्स प्रोडक्ट, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई। हालांकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं वो प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, लेकिन ये अलग दिखाने का बेसिस क्या होता है, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, फ्री गिफ्ट, प्राइस के बेसिस पे वो कंपटीशन अवॉइड करते हैं। हाउएवर फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ट्राई टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सेलर्स ऑन द बेसिस सच एज पैकेजिंग, डिजाइनिंग, free gifts, after sale services, advertisement, etc. And therefore each seller charge different price for their product. हर सेलर अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाता है, इसलिए सेलर क्या करता है भाई, अपने प्रोडक्ट का प्राइस अलग से चार्ज करता है। अब अपने प्रोडक्ट का प्राइस अलग से चार्ज करता है मतलब प्राइस मेकर होगा, और प्राइस मेकर है मतलब डिमांड कर्व उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, आपने ज्यादा प्राइस चार्ज किया, आपके बायर भाग के चले जाएंगे दूसरे के पास, आपने कम प्राइस चार्ज किया, दूसरे के बायर आपके पास आएंगे। फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर प्राइस मेकर एंड फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। As sellers in monopolistic competition differentiate their product from other sellers and therefore they fix price of their product by themselves. खुद से प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक है। डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट फर्म्स फेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड thus if a firm charges higher price, then demand for its product will be low and vice versa. Heavy selling and advertisement cost. परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं था। क्यों भाई, इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस डिटरमाइन हुआ उस पे कोई एक सेलर जितनी क्वांटिटी चाहे बेच सकता था, तो सेलिंग एडवर्टीजमेंट नहीं था। मोनोपोली में भी नहीं था, सिंगल सेलर है, सेलिंग एडवर्टीजमेंट का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हाई होता है. Unlike perfect competition and monopoly, where there was no selling advertisement cost, firms in monopolistic competition incur heavy selling advertisement cost. हर सेलर अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाता है. ऐसे आप देखोगे तो प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं. साबुन का मार्केट देखो. Among the well-known brands on sale, जो मैं बोलूंगा वही लक्स, लाइबॉय प्लस, हमाम, लिरिल, सिंथॉल, डिटॉल, इविटा. इविटा 144 कंपनी एक साबुन बनाती थी. डब से बेहतर क्वालिटी का साबुन माना जाता था. अब हर सेलर क्या दिखा रहा है? अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग. अब जैसे मान लो लिरिल और सिंथॉल है, देखा होगा साबुन आपने. लिरिल और सिंथॉल लो, उसका रैपर हटा दो और उस पर साबुन पे भी नाम लिखा होता है, उसको भी चक्कू से काट के हटा दो. उसके बाद दो हाथ में किसी को वो दोनों साबुन पकड़ा दो जिसने लिरिल सिंथॉल पहले ही यूज नहीं किया है. क्या बोलेगा? एक ही है, थोड़ा फ्रेगनेंस अलग है. लेकिन सेलर अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाता है प्रचार के जरिए, एडवर्टीजमेंट से, फ्री गिफ्ट से, आफ्टर सेल सर्विसेज से, पैकेजिंग से, डिजाइनिंग से. अब साबुन का प्रचार देखो. लक्स, शाहरुख खान आता टब में लेट जाता है, मेरे शुद्ध सौम्य त्वचा का राज. हमाम, सच्चाई का दूसरा नाम. बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, हमाम यूज करना. सच्चाई का दूसरा नाम तो साथ रहेगा. लाइबॉय प्लस, कीटाणुओं का करे जड़ से सफाया. एक आध महीने से नहीं नहाए हो, कीटाणु रूट तक चला गया, यूज लाइबॉय प्लस, कीटाणुओं का करे जड़ से सफाया. लिरिल, ताजा ताजा नींबू वाला, ऐसे जैसे अभी फैक्ट्री से लाया और उस पर नींबू नहीं छोड़ा है. सिंथॉल, ताजगी की नई एहसास. एहसास पुरानी हो गई हो, सिंथॉल यूज कीजिए. ताजगी की नई एहसास देगा. डिटॉल, जब साधारण स्नान से न बने बात तो 100% संपूर्ण स्नान. डेट पे गए, बात नहीं बनी, प्रपोजल रिजेक्टेड, अगली बार डिटॉल यूज करके जाना, बात बन सकती है. इविटा फॉर यंग स्मूथ स्किन, 80 साल के बुड्ढे को दो जवान बन जाएगा. तो हर सेलर अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखा रहा है. ऐसे देखा जाए तो प्रोडक्ट सिमिलर है. Firms in monopolistic competition avoid price war and they try to compete with each other on the basis other than price, such as free gift, packaging, designing, after sale services, advertisement, etc. And therefore they incur heavy selling and advertisement cost. Thus, in monopolistic competition, there is non-price competition. कंपटीशन है लेकिन क्या है भाई? नॉन प्राइस कंपटीशन. ग्रुप बिहेवियर ऑफ फर्म्स. फर्म का बिहेवियर क्या होगा भाई? ग्रुप बिहेवियर. परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? मास बिहेवियर. इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड हुआ, सब उसको फॉलो कर रहे हैं. मोनोपोली में क्या था? इंडिविजुअल बिहेवियर, अकेला सेलर. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ग्रुप बिहेवियर है. ग्रुप बिहेवियर कहने का मतलब ये नहीं कि कोई ग्रुप होगा, उसका कोई लीडर होगा, सब उसको फॉलो करेंगे. ग्रुप बिहेवियर कहने का मतलब सबके काम करने का तरीका, सबके काम करने का अप्रोच एक जैसा है. Unlike perfect competition where there was mass behavior of firms and monopoly where there was individual behavior, firms operating in monopolistic competition has group behavior. सही है? ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन है, रियल मार्केट सिचुएशन है. परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के फीजिबल पॉसिबल फीचर्स को मिला के बनाए. क्या है भाई? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ रियल मार्केट सिचुएशन विच कंबाइंस द फीजिबल पॉसिबल फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. अब आप देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कहां से आया? परफेक्ट कंपटीशन से. फ्रीडम ऑन एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट कहां से आया? परफेक्ट कंपटीशन से. अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. तो जब बोलेंगे कि प्रोडक्ट सेम है, सिमिलर है, तो परफेक्ट कंपटीशन की तरफ है. जब बोलेंगे कि अंतर है, डिफरेंस दिखाएंगे, तो मोनोपोली की तरफ जाएंगे. तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये पॉइंट.
प्राइस मेकर एंड फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कहां से है? मोनोपोली से। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों से डिराइव्ड फीचर्स है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट रन। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेम होगा, MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC मस्ट बी राइजिंग। सही है। उसके अलावा क्या है भाई? शॉर्ट रन वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कोई नया फॉर्म मार्केट में आ नहीं सकता, कोई पुराना फॉर्म मार्केट छोड़ के जा नहीं सकता। तो शॉर्ट रन में फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच entry and exit of firm is not possible. Therefore, firms in monopolistic competition in short run can earn supernormal profit or normal profit or even suffer from losses. तीनों possibility है। Conditions for equilibrium क्या है? Same condition. MC is equals to MR and MC must be rising. ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है भाई? जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा। एवरेज रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू वाई एक्सिस पे है, आउटपुट कहां है? एक्स एक्सिस पे। मोनोपोली में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, यहां भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होगा। मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था, उसके कंपैरिजन में यहां डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इन दोनों के मिडिल में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा। क्या दिखा रहे हैं? इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां MC और MR बराबर है और MC राइजिंग है। देखिए तो पॉइंट E पे MC और MR बराबर है और MC राइजिंग भी है। पॉइंट E को एक्सटेंड करेंगे, एवरेज रेवेन्यू कर्व पे जाएंगे, क्या मिलेगा? एवरेज रेवेन्यू व्हिच इज इक्वल्स टू AQ व्हिच इज इक्वल्स टू प्राइस OP। क्या दिखाना है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से क्या होगा? कम होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज टोटल कॉस्ट कितना? BQ, एवरेज रेवेन्यू कितना? AQ। AB पर यूनिट प्रॉफिट हुआ और टोटल प्रॉफिट AB इंटू OQ, OQ और BC बराबर है, तो AB इंटू BC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCP। Corresponding to equilibrium point E, average revenue AQ is greater than average total cost BQ. Therefore, firm is earning AQ minus BQ equals to AB per unit profit and total profit equals to area of ABCP. Losses. Losses कब होगा? Average revenue is less than average total cost. बना के देखिए डायग्राम, खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू आउटपुट, प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू और यही क्या है? डिमांड कर्व। इनके मिडिल में क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काट रहा है पॉइंट ई पे। पॉइंट ई क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे, एवरेज रेवेन्यू कर्व पे जाएंगे, क्या मिला? एवरेज रेवेन्यू विच इज इक्वल्स टू AQ इक्वल्स टू प्राइस OP। क्या दिखाना है? लॉस। लॉस कब होगा? जब एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो। एवरेज टोटल कॉस्ट कितना? BQ, एवरेज रेवेन्यू कितना? AQ। AB पर यूनिट लॉस, टोटल लॉस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCP।
corresponding to equilibrium point E, average revenue AQ is greater than average total cost BQ. Therefore, firm is suffering BQ minus AQ equals to AB per unit loss and total loss equals to area of ABCP. क्लियर है? बोलिए. अब जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है. शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने अलग से नहीं दिखाया है. शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने नहीं दिखाया है, क्योंकि कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है. अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है AQ, एवरेज रेवेन्यू कितना है AQ, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा. ठीक है. उसके बाद है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और ओलिगोपोली हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.